बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इलेक्ट्रोस्टैटिक का अब हम लेक्चर नंबर 2 आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, उसमें हमने चार्जेस को डिफरेंशिएट कर लिया था, कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने कर ली थी। तो आज हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो हेडिंग लगा लें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जो वर्ड इंडक्शन है इसको समझते हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडक्शन जो है वो इंड्यूस से निकला है। इंड्यूस का मतलब होता है माइल होना। जैसे आप अपने दोस्तों से बड़े मुतासर हो जाते हैं, या आप अगर अच्छे दोस्तों की कंपनी में बैठें, अच्छे दोस्तों की सोहबत में बैठें, तो क्या होगा, उन अच्छे दोस्तों की सोहबत का असर आप पे होगा। कुछ हैबिट्स जो है वो उनकी आप में भी ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, उनका इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर होगा। वो कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहे होंगे आपके साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके कुछ असरात जो है वो उनके साथ उठने बैठने से, ज्यादा टाइम स्पेंड करने से उनका कुछ इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा। इसी तरह अगर आप बुरे दोस्तों के साथ बैठेंगे तो बुरा इफेक्ट होगा। यानी कि एक सोहबत जो है वो इंसान जो है वो अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। राइट, ये आपने मुहावरा सुना भी होगा। तो यस, ये वही चीज है इंडक्शन, कि एक बॉडी का किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसको हम बच्चों कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंडक्शन बेसिकली क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले लिखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इंडक्शन। ओके, सो इंडक्शन इंडक्शन डेफिनेशन है द इफेक्ट ऑफ वन बॉडी the effect of one body to another body, the effect of one body to another object and other body, the effect of one body, the effect of one body on another body without any physical contact। ठीक है जी, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, कि एक बॉडी का किसी दूसरी बॉडी के साथ, एक बॉडी का किसी दूसरी बॉडी पे जो असर होता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसको टच भी नहीं करना लेकिन उसका असर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चों इंडक्शन जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये इंडक्शन तो हम अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। राइट, और दूसरी बच्चा जो टाइप होगी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो इंडक्शन है ना बच्चों, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाकर। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। ओके, देखें, हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज, और इस कंडक्टर के किसी एक पोर्शन में, लेट्स से ये हमारे पास जो ओरिजिन है, ये इतनी सी जो इसका जो वॉल्यूम है, स्पेस है, इस वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, उनकी क्या कंडीशन है। तो यहां पर कोई एटम है। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास कोई एटम है, और जिसके गिर्द हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इस एटम को थर्मल एनर्जी दें, हम इसको अगर हीट एनर्जी दें, तो क्या होगा, हीट एनर्जी लेकर इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, और इस कदर वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि ये इस एटम को छोड़ देगा। ठीक है, और एटम को छोड़कर ये बाहर आ जाएगा। तो अब इस रीजन में क्या हुआ, यानी कि ये हमारे पास जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल जो वो आ गए। ठीक है जी, एक हमारे पास पॉजिटिव
ठीक है, जिसने एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिस तरह से इस एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, जो कि पहले न्यूट्रल था, और दूसरा जो पार्टिकल हमारे पास आया वो कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो इस रीजन में, इस स्पेस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल जब वो क्रिएट हो गए, दो पार्टिकल हमारे पास हमें मिल गए। ठीक है, ये सूरत हाल जब वो किस जगह की है, हमने इस पूरे मटेरियल में से यहां का सोचा तो यहां पर हमें कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, अब ये सिचुएशन जब वो इस तरह की सिचुएशन जब वो यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी है, इस तरह की सिचुएशन यहां पर भी है, इस तरह की सिचुएशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हर जगह पर इस तरह की कंडीशंस है पार्टिकल्स की। इसका मतलब कि इस पूरे मटेरियल में, इस पूरे मटेरियल के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिल जाएंगे। ठीक है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हमने कैसे जब वो देखा कि हमने जो है वो इसको थर्मल एनर्जी दी थी। ठीक है, तो एटम थर्मल एनर्जी को गेन करता है, इस हीट एनर्जी को ये गेन करता है और ये हीट एनर्जी लेकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, फ्री। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देंगे, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह जो है उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ये मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है, तो इस मेटल के टुकड़े के अंदर ये वाला सारा मुआमलात हो रहा है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे हैं, कितने हैं, मिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं। तो इसका मतलब कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हीट मिलती है। लेकिन अगर मेरे हाथ में ये मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब वो थर्मल एनर्जी की वजह से जब वो बने हुए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको थर्मल एनर्जी तो दे नहीं रहे। तो अगर हम इसको थर्मल एनर्जी नहीं दे रहे तो फिर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस कैसे डेवलप हो गए, इसको एनर्जी कहां से मिल रही है या कहां से मिली। तो इसका आंसर ये है कि ये जो आपका पीस ऑफ मेटल है ये पड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर में यहां पर नेचर जो है वो इस मटेरियल को क्या करती है, हीट देती है। तो नेचर उसको हीट देती है और वो हीट इतनी इनफ होती है कि वो एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काफी होती है। तो ये जो हीट एनर्जी मैंने बोला है, थर्मल एनर्जी मैंने बोला है, ये थर्मल एनर्जी जो है वो इस मेटल के टुकड़े को बाय नेचर मिलती है। ठीक है, तो ये थर्मल एनर्जी जो वो ये कहां से मिलती है, नेचर। नेचर गिव्स दिस एनर्जी, नेचर गिव्स दिस एनर्जी टू मेटल। ठीक है, तो ये मेटल का टुकड़ा रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, तो रूम टेम्परेचर पे इसको एनर्जी मिलती है और एनर्जी लेकर एटम अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो जिस तरह उस पूरे मेटल के अंदर जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब वो डेवलप हो जाते हैं। और ये कितने चार्जेस हैं, ये तो मिलियंस की तादाद के अंदर है, मिलियंस ऑफ चार्जेस पॉजिटिव है, मिलियंस ऑफ चार्जेस नेगेटिव यहाँ पे डेवलप हो गए। ठीक है, हर रीजन के अंदर अगर हम एक एक एटम को भी कंसिडर करें और हर एक एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो आंसर है जितने भी एटम्स होंगे, और एटम्स कितने होते हैं, एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी बेशुमार होते हैं, मिलियंस ऑफ चार्जेस होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो वो मिलियंस ऑफ एटम्स है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, जिससे हमारे पास उस मेटल के टुकड़े के अंदर कितने चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक। तो यूं हमने देखा कि ये हमारे पास जो एक मेटल का टुकड़ा है इसके पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चार्जेस है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, मिलियंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, क्योंकि ये फ्री है, फ्री का मतलब ये कभी इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी कि इसकी जो मोशन है वो इस पूरे मटेरियल के अंदर जब वो कैसी होती है, रैंडम मोशन होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये मूव करता रहेगा, इसलिए तो इसका नाम रखा है फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हमारे पास एक पीस ऑफ मेटल मिल गया, पीस ऑफ मेटल कंटेन्स a large number of charges, that is positive and negative। ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की भरमार इसके अंदर है। जैसे ये मेरे पास टुकड़ा है मेटल का, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस टुकड़े को, यानी कि ये मेरे पास जो मेटल का टुकड़ा है, ये जो मेटल का टुकड़ा है,
अब इस मेटल के टुकड़े को जरा हम दोबारा यहां पे बनाते हैं इन इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये रहा हमारे पास वो टुकड़ा मेटल का, दिस मच, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये रहे जी इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो बहुत सारे इसके अंदर मैंने बना दिए। ओके, अच्छा, अब अगर आप इसका टोटल चार्ज देखें, इस पूरे पीस का टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा, तो हमने देखा इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पे 1,00,000 एटम्स हैं, उन 1,00,000 एटम ने थर्मल एनर्जी ली और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 1,00,000 आएंगे। और पॉजिटिव चार्जेस भी कितने बनेंगे? 1,00,000 बनेंगे। क्लियर? तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। So positive charges is equal to negative charges. The number of positive charges is equal to number of negative charges. So due to this, the net charge on this material is equal to 0. ठीक है, नेट चार्ज कैसा बना रहता है? 0 बना रहता है। ओके, इसी तरह एक और चीज देखें कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पूरे मटेरियल के अंदर क्या करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। और रैंडम मोशन इस तरह करते हैं कि इस पूरे मटेरियल की जो चार्ज डेंसिटी है वो हर जगह पर बेटा एक जैसी रहती है, ठीक है। मैंने बोला चार्ज डेंसिटी, एक मैंने लफ्ज बोला है, इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी इज, थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको इक्वल लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी is same at everywhere in matter, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? देखें, इसको आसान लफ्जों में समझें कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हर जगह पर एक जैसा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर कभी चार्ज ज्यादा आ जाता है तो यहां पे लो हो जाता है, या यहां पे ज्यादा हो जाता है तो यहां पे आके लो हो जाता है। नो, ऐसा नहीं है। चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह पर जो चार्ज की डेंसिटी है, चार्जेस के स्पेंड करने का जो टाइम है वो हर जगह पर एक जैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चार्जेस जो है वो एक जगह पे ज्यादा देर तक रहते हैं और एक जगह पे कम देर तक रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो हर जगह पर इस तरह जो है वो मूव करते रहते हैं कि उस पूरे मटेरियल की जो डेंसिटी है वो मेंटेन रहती है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक जगह पे चार्ज ज्यादा हो गया है और एक जगह पे चार्ज कम हो गया है। जो डेंसिटी है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हर जगह पे कैसी रहती है? सेम रहती है। ये बात मैंने इसी वजह से लिखी है कि चार्ज डेंसिटी ओवर द सरफेस रिमेन सेम एट एवरीवेयर इन मैटर। क्लियर? अच्छा, ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास जो वो एक मटेरियल बन गया और इस मटेरियल के पास, इस कंडक्टर के पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अच्छा, अब हम इसी मटेरियल को कंसिडर करते हैं। कैसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास जो मटेरियल है, हम क्या करते हैं कि इस मटेरियल के करीब एक चार्ज शुदा बॉडी को लेकर आते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास वो चार्ज शुदा बॉडी है। लेट्स से हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर दिया हमने इसको? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन की मदद से हम दो मटेरियल्स को, दो न्यूट्रल बॉडीज को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको किसी के साथ रगड़ा होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस की होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? चार्ज हो गया है। और फर्ज करें ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं इसके अंदर, लेकिन वो उनकी तादाद पॉजिटिव के लिहाज से क्या होगी? कम होगी। इसी वजह से हमने इसको क्या बोला कि ये बॉडी कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज है। कोई बॉडी चार्ज कब होती है? जब उसके अंदर एक चार्ज की एक्सेस ज्यादा हो जाए और एक ही कम हो जाए, हम बोलते हैं कि वो बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी है। तो इस तरह जो है ये जो मटेरियल है ये हमारे पास क्या है? एक चार्ज रॉड है, ठीक है जी। और ये रॉड कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। हमने इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसी न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आए, ठीक है जी। इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आए तो हमें क्या दिखने को मिलेगा? आप इसी चीज को ध्यान से समझिएगा।
ओके, तो हम एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आते हैं जो कि इनिशियली न्यूट्रल है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैसा है, जीरो है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है। अब हमने इसको इसके करीब लेकर आए, जो ही हम इसको इसके करीब लेकर आते हैं तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी नियर टू क्लोज टू एन अनचार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन। ओके, तो वो भी देख सकते हैं कि क्या हैपन होता है। तो मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना लगा हूं, चलिए मैं इसको पूरा ही बना देता हूं। तो जब हम इस बॉडी को, चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा, इस मटेरियल की जो चार्ज डेंसिटी सेम थी हर जगह पर, वो चार्ज डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह से डिस्टर्ब होगी जैसे ये इलेक्ट्रॉन जैसे पहले हर जगह पर इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम स्पेंड कर रहे थे, यहां पे भी उतना ही टाइम लगाते थे, यहां पे भी उतना ही टाइम लगाते थे, यहां पर भी उतना ही टाइम लगाते थे, ठीक है, हर जगह पर टाइम इक्वल स्पेंड कर रहे थे, जिस तरह से इस पूरे मटेरियल की जो चार्ज डेंसिटी थी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट थी हर तरफ। लेकिन इस बॉडी के करीब आने से क्या होगा, ये जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो जाती है, चार्ज डेंसिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। वो इस तरह से डिस्टर्ब होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि हर वक्त हर जगह पर इक्वल टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन बॉडी के करीब आ जाने से क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, दूर दूर बन गए, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, यस अब ठीक है। तो बॉडी के करीब आने से क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखें मैंने इसके करीब जब वो नेगेटिव चार्ज जब वो मैंने ज्यादा बना दिया, ठीक है, दरम्यान में पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ अकेले रह गए, ठीक है। अब क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो गए, दरमियान वाले तो न्यूट्रल हो गए ना। ये जो दरमियान वाले जो मामलात हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये न्यूट्रल हो गया। तो दरमियान वाले जो चार्जेस हैं ये तो क्या हो गए हैं, ये तो न्यूट्रल हो गए हैं, ठीक है तो उसी के अंदर ही लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन ये हमारे पास देखें कि ये हमारे पास एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। ये ऐसे कैसे हुआ है, यहां पे चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। कैसे डिस्टर्ब हुई थी, तो जैसे पहले वो इलेक्ट्रॉन हर जगह पर एक जैसा टाइम स्पेंड करता था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो इतने एरिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और इस एरिया में कम टाइम स्पेंड करने लगा और इस एरिया में और कम टाइम स्पेंड करने लगा। तो लेट से कि वो यहां पर फर्ज करें कि 10 सेकंड वो यहां पे स्पेंड करने लगा, यहां पे वो 5 सेकंड जब वो स्पेंड करने लगा और यहां पे जब वो 1 सेकंड टाइम स्पेंड करने लगा, यानी कि ज्यादा देर वो इसके करीब रहने लगा ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं इस पॉजिटिव रॉड की वजह से यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और दूर कम टाइम स्पेंड करने लगे। और हमें ओवरऑल क्या दिखाई दिया, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तमाम इलेक्ट्रॉन यानी कि तमाम नेगेटिव चार्जेस है वो यहां पर इकट्ठे हो गए और तमाम पॉजिटिव चार्जेस है वो एक साइड पे इकट्ठे हो गए, हमें ऐसा फील हुआ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो मूव तो हर वक्त करते रहते हैं, हर जगह पे करते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे वो यहीं पे रहते हैं या वो इस साइड पर आ गए हैं और पॉजिटिव दूसरी साइड पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हुए हैं, नेगेटिव एक तरफ आ गए पॉजिटिव एक तरफ आ गए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इस मटेरियल के अंदर क्या हुई है, पोलराइजेशन हुई है। मटेरियल क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। पोलराइज मतलब कि अगर किसी मटेरियल में एक तरह के चार्जेस एक तरफ हो जाए और दूसरी तरह के चार्जेस दूसरी साइड पे चले जाएं, इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाए, सेपरेशन आ जाए इनके दरमियान, तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। कि चार्जेस का सेपरेट हो जाना पोलराइजेशन कहलाता है। और ये पोलराइजेशन किस मटेरियल में होगी, जिस मटेरियल में होगी उस मटेरियल को बोलेंगे पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन इसके अंदर हो जाती है और उस पोलराइजेशन में चार्जेस जो वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट इस तरह से होते हैं कि इस प्लेट की अट्रैक्शन की वजह से, इस रॉड की अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस इसके करीब आ गए और पॉजिटिव इसके दूर चले गए, ठीक है। अब अगर मैं इसी रॉड को अगर मैं दूर ले जाऊं फिर से ये वाला मामला होना शुरू हो जाएगा, फिर से चार्ज डेंसिटी हर जगह पर इक्वल हो जाएगी
और अगर मैं दोबारा इसको फिर इसके करीब लेकर आऊं, पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर लेकर आऊं, पॉजिटिव ये रॉड को, तो क्या होगा, नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो दोबारा फिर से जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, हर जगह पे सेम हो जाएगी। यानी कि जो जो मैं जब जब भी मैं इसको इसके करीब लाता हूं तो इसके अंदर पोलराइजेशन की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। दूर लेके जाता हूं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, करीब लेके आता हूं तो दोबारा फिर से प्लस और माइनस सेपरेट हो जाते हैं। ये जो इफेक्ट हो रहा है, इसको इसके करीब लाने पर जो इसका असर हो रहा है इसके ऊपर, इस बॉडी का इस बॉडी के ऊपर जो असर हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, इंडक्शन। और ये इंडक्शन किस वजह से हो रही है, इसके पास स्टैटिक चार्जेस हैं, तो स्टैटिक चार्जेस अपना असर दिखा रहा है इसके ऊपर। तो जिस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो इंडक्शन है वो किस तरह की होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल अनचार्ज कंडक्टर के करीब लेकर आते हैं तो उसके करीब वाले सिरे पर अनलाइक चार्ज होगा। जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका अनलाइक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके क्लोज एंड डेवलप्स अनलाइक चार्जेस। ठीक है, और इसका जो दूसरा दूर वाला सिरा है, फार एंड कैरी लाइक चार्जेस। ठीक है, फार एंड के ऊपर वही चार्ज होगा जो चार्ज शुदा बॉडी उसके करीब आएगी, उसके करीब वाले सिरे पर वो चार्ज होगा जो उसका अपोजिट चार्ज होगा जो चार्ज बॉडी उसके करीब आएगी। मतलब अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता। यानी कि कैसा चार्ज रहता, अनलाइक चार्ज रहता। और उसके दूसरे सिरे पर वही चार्ज होता जो उस चार्ज का बॉडी उसके करीब आती। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि लाइक चार्जेस जो है वो दूसरे एंड पे जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस सेपरेशन को, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, अब आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी डेफिनेशन की। व्हेनेवर अ चार्ज बॉडी इज क्लोज टू एन इंसुलेटर कंडक्टर। ये जो उसने लफ्ज बोल दिया है इंसुलेटर, इसको आप फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, आप सिर्फ तवज्जो करो कंडक्टर के ऊपर कि जब एक चार्ज बॉडी क्लोज लाई जाती है, किसके करीब, कंडक्टर के करीब लाई जाती है, तो क्या होता है, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर, इसका जो पास वाला सिरा है, डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज, इसके जो करीब वाला सिरा है वो अनलाइक चार्ज डिवेल्प कर लेता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये सिरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? वाइल द फार एंड ऑफ द कंडक्टर, ये जो दूर वाला इसका जो सिरा होगा, डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज, ये वाला सिरे के ऊपर वही चार्ज आएगा जो इस बॉडी के चार्ज होगा। इस बॉडी का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इसका नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं, इसी का अगला हिस्सा है कि इस प्रोसेस से, यानी कि इंडक्शन की वजह से बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब इसके करीब आए और ये चार्ज हो जाता है, और इसको अगर हम दूर लेके जाएं तो भी इसके ऊपर चार्ज रहे। लेकिन यहां पे फिलहाल क्या हमने देखा, इसको दूर लेके जाते हैं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी जो है वो सेम रहती है, इक्वल हो जाती है। लेकिन जब इसके करीब लेकर आते हैं तो चार्ज की जो डेंसिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम इस पॉजिटिव रॉड को इसके करीब लेकर आए तो इसके ऊपर जब वो चार्ज रहे, अगर हम इसको दूर भी ले जाएं तो इसके ऊपर चार्ज जो चार्ज डेंसिटी है जो चेंज हो जाती है वो चेंज ना हो, इसके ऊपर किसी तरह का एक तरह का चार्ज अपीयर रहे इसको दूर ले जाने पर भी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, बाय इंडक्शन मेथड। तो नेक्स्ट हमारे हेडिंग लगा लें, चार्जिंग। चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। ठीक है जी, कौन सी इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। ओके जी, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। ओके, चार्जिंग अ बॉडी, लेट्स सपोज अगेन हम इसी बॉडी को लेकर आते हैं, ये जो हमारे पास बॉडी है इसके ऊपर हम बॉडी को लेकर आते हैं।
ये हमारे पास वो न्यूट्रल बॉडी है, दिस मच, और इस बॉडी के ऊपर हम चार्ज रखना चाहते हैं कि अगर वो चार्ज बॉडी दूर चली भी जाए तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो रहे। ठीक हो गया? ओके, ध्यान से सुनिएगा। हम इसके करीब फर्ज करें कोई भी बॉडी लेकर आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लेकर आते हैं, नेगेटिवली चार्ज लेकर आते हैं, डजंट मैटर, हम कोई भी बॉडी लेकर आते हैं। सपोज दैट कि हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आ गए। ठीक है, क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो फिर ये वाले एंड के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये वाले सिरे पे पॉजिटिव आएगा, और दूसरे सिरे पे क्या हो गया? नेगेटिव चला जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अच्छा, हम चाहते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट दूर चला जाए तो भी इस बॉडी के ऊपर चार्ज रहे। लेट्स सपोज हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए याद रखिएगा अपोजिट चार्ज बॉडी लेके आनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैं बोलने लगा हूं, अगर किसी बॉडी को इंडक्शन की मदद से अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके करीब नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो उसके करीब पॉजिटिव बॉडी को लेके आना पड़ेगा। ये इंडक्शन में ऐसा ही होता है कि कोई भी बॉडी को आपने चार्ज करना है तो जो चार्ज करना है उसके मुखालफ वाली बॉडी उसको उसके करीब लानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको जरा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने इस बॉडी को करना है पॉजिटिवली चार्ज, और हम इसके करीब कौन सी बॉडी को लेकर आएंगे? नेगेटिव चार्ज शुदा बॉडी को। ओके, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जरा देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्योंकि इस रॉड की रिपल्शन की वजह से दूर चले गए हैं, यानी कि अपना ज्यादातर टाइम जब वो कहां पर स्पेंड करने वाले हैं? दूर, फार एंड पर स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, करीब एंड पे वो स्पेंड नहीं करेंगे रिपल्शन की वजह से। ठीक हो गया? अब जब ये दूर चले जाएंगे और ये चार्जेस जो कि नेगेटिव हैं तो इनके दरमियान आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये दूर जाना चाहेंगे। दूर कहां तक जा सकते हैं? ये मेटल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन बाहर हमारे पास कौन है? बाहर तो हमारे पास एयर है, तो लिहाजा ये जो पार्टिकल्स हैं ये बाहर एयर में नहीं आ सकते। ठीक है, और रिपल्शन हो रहा है तो रिपल्शन की वजह से ये दूर जाना चाहते हैं और दूर जा सकते नहीं है क्योंकि आगे बाउंड्री खत्म हो गई है और बाहर एयर है, तो एयर उसको अलाउ नहीं करेगी, चार्जेस को बाहर आने नहीं देगी। ओके, तो हम क्या करते हैं? हम एक तरीका यूज करते हैं, और वो तरीका क्या है कि हम इस कंडक्टर के साथ एक वायर लगा देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम क्या कर देते हैं? एक वायर लगा देते हैं, और इस वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इस वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं, तो जिस वजह से इसका नाम है ग्राउंड वायर, या सिर्फ ग्राउंड भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है अर्थ वायर। अर्थ वायर। ठीक है, ओके, ग्राउंड और अर्थ वायर। अब क्या होगा कि जब ये वायर यहां पे नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आना चाहते थे बाहर, इस मटेरियल के इस मटेरियल को छोड़ना चाहते थे क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन था और रिपल्शन से ये दूर जाना चाहते हैं, लेकिन दूर जाने के लिए ये बाहर आ नहीं सकते थे। तो हमने उनको एक वायर लगाकर एक एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब हमने ये वाली वायर जो कि कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, ये भी मेटल की बनी हुई है, तो अब क्या होगा कि जब ये रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी इस वायर के थ्रू इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी इस वायर के थ्रू इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी इस वायर के थ्रू इधर आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एक करके क्या करते जाएंगे? इस वायर के थ्रू ग्राउंड होते चले जाएंगे, ग्राउंड होते चले जाएंगे। तो जब ये सारे के सारे यहां से चले गए, अब आगे देखें, जब ये सारे के सारे यहां से चले गए जब ये सारे के सारे यहां से चले गए, ये हमारे पास वो अर्थ वायर है। ठीक है, और इसके करीब हमने बॉडी को रखा हुआ था, किसको? नेगेटिव को। ठीक है जी, और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो वो जो लेयर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव की लेयर थी वो सारी की सारी जब वो उनको रास्ता मिल गया, एक्स्ट्रा रास्ता, और वो यहाँ से चले गए। ठीक है, अब बाकी जो इस बॉडी के पास बाकी जो चार्जेस बच गए वो कौन कौन से बच गए? पॉजिटिव बच गए और नेगेटिव बच गए। ठीक है, इसके पास अभी भी दोनों चार्जेस हैं, लेकिन अब उन दोनों चार्जेस की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। मतलब कि इस मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस अब ज्यादा मिकदार में होंगे
और नेगेटिव चार्जेस जो है वो कम मिकदार में होंगे। तो किसी भी बॉडी के अंदर एक क्वांटिटी चार्जेस की बढ़ जाना और दूसरी कम हो जाना, इसी को तो हम क्या बोलते थे, चार्जिंग, के बॉडी चार्ज हो गई है, कि उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं या उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आ गए हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा आएंगे तो हम बोलेंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर वो नेगेटिव चार्जेस की उसके अंदर एक्सेस है तो हम बोलेंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो अब ये बॉडी जो है वो इसके अंदर ज्यादातर कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गई है और हम अगर इसको यहां से हटा दें तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बरकरार रहेगा, जरा सोचें। ठीक है, तो आंसर है नो। ये अगर हम इसको यहां से हटा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे न्यूट्रल होगा, क्योंकि हमने जो चार्जेस इस अर्थ के थ्रू बाहर भेजे थे, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये जब यहां से चली जाएगी तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन को वापस क्या कर लेगा, खींच लेगा। अगर वापस खींच लेगा तो वो दोबारा यहां पे इसके अंदर आ जाएंगे और दोबारा ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर यहां से चला भी जाए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहें ज्यादा मिकदार में, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनी रहे। तो अब अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज बना के रखना है तो इसको कैसे रखेंगे, इसको तो दूर करना पड़ेगा, लेकिन इसको दूर करने से पहले हमें ये जो वायर है वो यहां से कट ऑफ करनी पड़ेगी, ताकि ये वायर के थ्रू ये बॉडी दोबारा जब वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस ना बुला ले और अपने आप को न्यूट्रल ना कर ले। तो पहले हमें इस वायर का कनेक्शन यहां से काटना पड़ेगा। जब हम यहां से कनेक्शन काट देंगे, अब ये बॉडी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं बुला सकती। अगर नहीं बुला सकती तो इसका मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ चार्जेस कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्जेस की एक्सेस होगी, अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को बड़े आराम से दूर हटा लेंगे। जब इस बॉडी को दूर हटा लेंगे तो फिर इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज ज्यादा मिकदार में आएगा वो कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये बॉडी जब वो कैसी आ गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। तो प्रोसेस क्या होगा, पहले हमें वायर को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, पहले हमें वायर को यहां से कट ऑफ करना पड़ेगा, फिर हमें इस बॉडी को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मटेरियल जो है, ये जो कंडक्टर है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हमने इसको यहां से पहले काटा, इसको वायर को हटाया, फिर हमने इसको हटा दिया, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट के पास अब ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव होंगे और कुछ कुछ नेगेटिव होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हैज बीन चार्ज पॉजिटिवली। ठीक है जी, सो ऑब्जेक्ट हैज बीन चार्ज्ड, कैसे चार्ज हुआ है, पॉजिटिवली। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह जो है ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब ये हमने जो बॉडी को चार्ज किया है, क्या हमने इस बॉडी को इसके साथ टच कराया था, नहीं, टच तो नहीं किया हमने, सिर्फ उसके करीब लेकर आए थे, उसके करीब लेकर आए थे, उसके करीब लेकर आए थे, उसको टच नहीं किया। ठीक है, तो इस बॉडी को, इस बॉडी का इफेक्ट इसके ऊपर आ गया। ये बॉडी चार्ज थी तो इसने इसको भी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। यस, द इफेक्ट ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। ठीक है जी, ये मटेरियल इसकी सोबत में बैठ गया तो ये कैसा था, चार्ज था, तो इसकी सोबत का असर इसके ऊपर भी हुआ तो ये कैसा हो गया, ये भी चार्ज हो गया। तो हमने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो गया। और ये जो चार्ज हमने किया है किस प्रोसेस के थ्रू किया है, तो वो हमने किया है इंडक्शन के थ्रू। कौन सी इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्ज हमने इसके ऊपर कर दिया है जी। यहां तक बात हुई क्लियर। तो इस तरह जो है हमने इस बॉडी को चार्ज कर दिया, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, ओके, यहां तक बात हुई क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। फिर हमने क्या देखा कि ये जो बॉडी है उसको चार्ज अगर करना है तो चार्ज करने के लिए हमें एक बॉडी को उसके कांटेक्ट में लेकर आए, सॉरी कांटेक्ट में नहीं, इंडक्शन में लेकर आए, बिना कांटेक्ट किए हम इस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तो हमारी बॉडी जब वो चार्ज होगी। और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव बॉडी लेकर आते, तो पॉजिटिव बॉडी लेकर आते तो फिर यहाँ पे चार्ज कौन सा होता, अपीयर, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता, पॉजिटिव कम हो जाता, तो हम कहते हैं बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो इंडक्शन में जो भी आपने चार्ज उस बॉडी पे लाना है, तो वो चार्ज लाने के लिए उसके करीब जो बॉडी लानी पड़ेगी वो अनलाइक चार्ज वाली लानी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी बॉडी को चार्ज करना है पॉजिटिवली तो उसके करीब लेके आनी पड़ेगी नेगेटिव चार्ज बॉडी,
और अगर आपने उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो फिर उसको इसके करीब कौन सी बॉडी लेके आनी पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जी यहां तक बात हुई क्लियर। उसके बाद आखिरी चीज हम देखते हैं कि जैसे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हम जब चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। तो मैंने बोला था कि मैं आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यस, अब हम उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट क्यों होती है, अट्रैक्शन क्यों नहीं होती है। देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज्ड है, जो कि क्या है, चार्ज्ड है। कौन सा चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको जनरली मैंने क्या लिख दिया, चार्ज्ड है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट को मैं इसके करीब लेके आता हूं, ठीक हो गया, इसके करीब लेकर आया। सपोज चले मैं इसको कर ही लेता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और मान लीजिए कि ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होंगी मतलब इन दोनों के ऊपर क्या है, चार्ज है, इसलिए अट्रैक्शन हुआ। ओके, तो इस केस में हमने देखा कि क्या हुआ है, अट्रैक्शन हुआ है। अच्छा, अब इसी बॉडी को हमने एक और बॉडी के करीब लेकर गए और वो बॉडी थी न्यूट्रल, ठीक है जी, वो बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल। और जब हम इसको इसके करीब लेकर गए, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी थी, जब इसको इसके करीब लेकर गए तो इसके नेगेटिव चार्जेस यहां पर आ गए और पॉजिटिव चार्जेस जब वो यहां पर चले गए, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन। मतलब इस बार भी हमें क्या दिखने को मिला, अट्रैक्शन। मतलब कि जब दोनों बॉडीज चार्ज होती हैं तो भी हमें अट्रैक्शन मिलता है, और अगर एक बॉडी चार्ज है दूसरी अनचार्ज है फिर भी हमें अट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। तो मतलब अट्रैक्शन दोनों सूरतों में हमें मिल रहा है, अगर बॉडी दूसरी बॉडी चार्ज हो या ना चार्ज हो। तो हम इससे अंदाजा क्या लगाएं, क्या हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज है, ठीक है। फिर से इसको बड़े आराम से समझिएगा कि हमने क्या देखा था कि इस बॉडी को इसके करीब लेकर आए तो अट्रैक्शन हुआ, और इस बॉडी को इसके करीब लेकर आए तो भी अट्रैक्शन हुआ। यानी कि अट्रैक्शन चार्ज बॉडी की वजह से भी हो रहा है और अनचार्ज बॉडी की वजह से भी हो रहा है। तो हमें फर्ज करें अगर हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इन ऑब्जेक्ट्स का ना पता हो कि ये ऑब्जेक्ट्स जो वो कैसे हैं, और हम इस बॉडी को बारी बारी इन दोनों बॉडीज के करीब लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन है, हम इस बॉडी को इसके करीब लेकर आए तो हमने देखा कि अट्रैक्शन हुआ। ओके, फिर हम एक और बॉडी के करीब लेकर आए तो देखा फिर अट्रैक्शन हुआ। तो हम इन दोनों बॉडीज के बारे में क्या जजमेंट करेंगे कि वो बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, हमें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी दोनों अट्रैक्शन दे रही हैं। अगर दोनों अट्रैक्शन दे रही हैं तो हमें नहीं पता कि ये दो इनमें से कौन सी बॉडी चार्ज है और कौन सी बॉडी अनचार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन दोनों से हमें मिलता है। तो अगर हम यहां पर एक बॉडी को, वही बॉडी को लेकर आते हैं और अगेन इस पर्दे के पीछे एक ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, और जब हम उसको इसके करीब लेकर गए तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर रिपल्शन होता है, कि ये ऑब्जेक्ट भी दूर चला जाता है और ये ऑब्जेक्ट भी दूर चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का दूर जाना इस बात का सबूत है कि ये बॉडी भी कौन सी होगी, चार्ज होगी, और ये बॉडी तो पहले से चार्ज है, ठीक है। तो हम इस चार्ज बॉडी को जब इसके करीब लेकर गए, हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन सी बॉडी थी, न्यूट्रल थी कि चार्ज थी, हमें नहीं पता, लेकिन जब हम इसको उसके करीब लेकर गए तो हमें क्या मिला, हमें रिपल्शन मिला। तो हम फौरन हमने अंदाजा लगा लिया कि ये जो रिपल्शन हुआ है इसका मतलब ये बॉडी कैसी होगी, चार्ज होगी। लेकिन जब हम इस पर्दे के पीछे दो ऑब्जेक्ट छुपा के रखे हुए थे और बारी बारी हम उसको करीब लेके जा रहे थे तो दोनों ने क्या किया, अट्रैक्शन किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी चार्ज है और कौन सी बॉडी अनचार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज बॉडी से भी आता था और अट्रैक्शन न्यूट्रल से भी आता है। तो हम इसको देखकर नहीं बता सकते कि भाई कि ये दोनों बॉडीज चार्ज हैं कि नहीं है, लेकिन रिपल्शन से हमें ये पता चल जाता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, डेफिनेटली चार्ज होंगे। क्लियर। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला, यहां से हमने ये रिजल्ट निकाला कि भाई जो अट्रैक्शन होती है वो हमें नहीं बताती कि दोनों ऑब्जेक्ट्स चार्ज हैं कि नहीं हैं। यहां पे चार्ज थे, यहां पे नहीं चार्ज थे, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हुआ। तो अट्रैक्शन जो वो श्योर टेस्ट नहीं है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की डिटेक्शन बताने के लिए। तो चार्ज की डिटेक्शन बताने के लिए कौन होगा, फिर रिपल्शन होगा, ठीक है। तो जब भी रिपल्शन होगी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान तो डेफिनेटली वो दोनों बॉडीज क्या होंगी, चार्ज होंगी।
तो इसीलिए हमने वो तीसरा पॉइंट जब वो यहाँ पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टीज में, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट, किस चीज का टेस्ट? ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक हो गया बच्चों? तो ये जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बोला था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।